हे हसलर्स, आई होप दैट यू आर डूइंग इट वेल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट एंड आई होप कि आपकी प्रिपरेशन जोरों शोरों से बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। एंड इफ यू वांट अ प्रो टिप कि भाई ये एग्जाम को कैसे क्लियर करना है, ओनली वन प्रो टिप इज टू एंजॉय द प्रोसेस कि भाई और कुछ तो ऑप्शन है नहीं। और हम सभी का सबसे पसंदीदा चैप्टर अगर नहीं भी है तो बना लीजिए, क्योंकि चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई ऐसा कोई चैप्टर है नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा नहीं सकता है, सिर्फ एग्जाम्पल्स के थ्रू ही वो खेल सकता है। एग्जाम्पल्स तो भाई हम रट लेंगे और ऐसा रटेंगे कि जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, सो आई होप जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो इजीली और अच्छे तरीके से आपने कंप्लीट किया है। ठीक है, सब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 जिसमें हम रिमेनिंग पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो रही है। अगर नहीं हो रही है प्लीज़ डू लेट मी नो, कमेंट्स ओपन है आपके लिए, बताइए कि क्या पार्ट नहीं समझ रहा है एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि yeah, we are going to clear and sort it out for that. And do not forget to join our telegram group जहाँ पे you can interact with me, you can ask me the questions और हम जो भी questions solutions है हम उसको discuss कर पाएंगे। and बहुत सारे अपडेट्स भी होते हैं वहाँ पे। ठीक है, so do join that। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। हमने फ्लावर्स के बारे में, फूल को कोई कौन नहीं जानता है। इट्स बोलते हैं एक सिंबल है फॉर अ लव, फॉर अ ग्रैटिट्यूड, ये सभी को जानते हैं। वी ऑलवेज हैव, एवरीबडी हैव सीन फ्लावर, राइट। उसी चीज़ की स्टडीज़ को हमने लेमन लैंग्वेज, हमारी भाषा में हम फ्लावर्स को जानते हैं, लेकिन आज हम बायो की भाषा में, कुछ बायो के टर्म में फ्लावर्स को जानेंगे। एंड इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव, राइट, कि अगर आप किसी भी बायो गर्ल को जानते हैं तो मेक श्योर दैट यू इम्प्रेस थ्रू दिस वर्ड्स और आपकी रिविजन भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। ईच फ्लावर नॉर्मली हैज़ 4 वर्ल्स। हमने अभी जस्ट पढ़ा था, हमने अभी जस्ट समझा था, क्या समझा था कि एक फ्लावर के पास में 4 वर्ल्स होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था कैलेक्स, जिसको और भी क्या बोलते हैं माय डियर हसलर्स, सेपल्स। कोरोला विच इज पेटल्स। पेटल्स क्या होते हैं, वही ना, यू लव मी नॉट, जो हम इसे तोड़ते थे या तोड़ तोड़ के फेंकते थे, दैट इज कोरोला, पेटल्स। एंड्रोशियम हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखा जाए तो ये चारों चीज़ों हमने एक डायग्राम से अच्छी तरीके से समझ लिया था, बट हाँ थोड़ा सा भी उसके अंदर डिटेल जाएंगे। हमने उसको अभी तो देखा था ना लेमन लैंग्वेज, अभी तक तो हमने सिर्फ 2 ही नाम पढ़े अभी तक, कैलेक्स का सेपल, कोरोला का पेटल्स, एंड्रोशियम का हमारे पास एंड्रोशियम का इट्स मेल एंड गाइनोशियम का इट्स फीमेल, जिसको पिस्टल भी बोलते हैं गाइनोशियम को, और एंड्रोशियम को स्टेमन भी बोलते हैं, राइट। इतने सारे नाम पढ़े थे, लेकिन अभी एनसीईआरटी को सुकून का इतने सारे ऑल्टरनेटिव नाम देकर हम कुछ और नाम को समझेंगे और कुछ और भी टॉपिक्स को हम अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करेंगे। व्हाट इज कैलेक्स भाई? सो कैलेक्स ना आउटर मोस्ट वर्ल्ड है, हम सभी को पता है। हमने, अगर आपको डायग्राम याद हो ना प्रीवियस चैप्टर वाला, प्रीवियस चैप्टर में जो हमने आपको दिखाया था, तो समझ में आओ क्या, आई हैव एन इमेज, वेट, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये सेपल्स ग्रीन ग्रीन कलर का। अभी हम इसके बारे में पढ़े, इसके डिस्क्रिप्शन को समझेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को समझने वाले हैं। क्या बोल रहा है, ये तो आउटर मोस्ट है, आपने देख लिया ना भाई। इसके बाहर भी कुछ दिख रहा है क्या आपको? इसके बाहर भी आपको कुछ दिख रहा है क्या? एनीथिंग दैट इज विजिबल अपार्ट फ्रॉम दिस? नहीं ना, ये सबसे आउटर मोस्ट है। हम एक हर एक लाइन को हम इसके थ्रू समझेंगे। जर्नली सेपल्स आर ग्रीन। क्या आपको इसमें ग्रीन दिख रहा है ना? ग्रीन है, जर्नली ग्रीन ही होता है। दूसरी बात, लीफ लाइक, आपको ये लीफ जैसा दिख रहा है ना सेपल्स, इट्स लुकिंग लाइक अ लीफ, इजंट इट? दूसरा क्या बोल रहा है, ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर इन अ बर्ड से। जो मैंने आपको प्रीवियस में ही बता दिया था कि ये सेपल का काम क्या है, जब वो चुन्नू मुन्नू सा होता है उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे जो कैलक्स है, जिसको हम सेपल्स बोलते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर सेपल्स फ्यूज है, सेपल यूनाइटेड, तो उसको गैमोसेपलस बोलते ना, आइए एकत्र होकर हम अपने बर्ड की प्रोटेक्शन करते हैं, वो जब एकत्रता हो उसे हम गैमोसेपलस बोलते हैं। और जब सेपल्स फ्री हो, भाई मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, सब अपना अपना देख लो, हम तो अपना अपना प्रोटेक्शन करने वाले हैं, उसे हम पॉलीसेपलस बोलते हैं। गैमोसेपलस, पॉली, पॉली मतलब बहुत सारे ना, तो ये इसका तो नाम ही बता रहा है, पॉली मतलब बहुत सारे अलग अलग। गैमोसेपलस क्या होता है? गैमोसेपलस ना, अभी कभी भी अगर आपको देख रहे हो, ये अगर बहुत सारे से फ्यूज हो जाए ना तो गैमोसेपलस। सो आपको कभी भी अगर अभी क्या करो ना, आपको इंग्लिश की वोकैबुलरी, अभी आप जो आपके फ्रेंड्स सारे बायो वाले होंगे ना, स्टार्ट यूजिंग दिस वर्ड इन योर डेली लाइफ।
याद हो जाएगा, आपको जोर नहीं डालना पड़ेगा आपके दिमाग में। मैंने तो ऐसे ही किया था, लेट्स यूनाइट टुगेदर, लेट्स मीट टुगेदर, लेट्स गेमोसेप्लस टुगेदर। भाई बोलने में क्या जाता है फ्रेंड्स, ये इनके सामने बोलिए, आई एम गोइंग टू सी कि कैसे याद हो जाता है। पॉलीसेप्लस फ्री होते हैं भाई। स्टार्ट यूजिंग दिस वर्ड इन योर डेली लाइफ एंड सी द मिरेकल हैपनिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते कोरोला वाला। कोरोला, यू लव मी नॉट वाला जो सिस्टम चलता है वो दैट इज कोरोला। अभी कोरोला ना पेटल्स होता है, मैंने बताया था पेटल्स। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। देखा जाए तो वो अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बनाता है ताकि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो और पॉलिनेशन की संभावना हो सके। व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन मैं आपको बता देती हूँ सिंपल भाषा में, इट्स द प्रोसेस कि जो मैंने बताया था अभी जस्ट हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। व्हाट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर? ऐसे फ्लावर जिसमें सिर्फ दोनों में से कोई एक ही ऑर्गन प्रेजेंट हो। भाई अगर दोनों में से कोई एक ऑर्गन प्रेजेंट होगा लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्यूजन तो होना चाहिए ना, तो फ्यूजन करवाने का एजेंट कौन है भाई? वो इंसेक्ट्स होते हैं और इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन करवाने के लिए होता है, लेकिन नेचर ने बनाया कुछ और था। यहाँ पे फूलों से अट्रैक्ट हम हो रहे हैं। अट्रैक्ट करने की मेन टारगेट कौन थे भाई? इंसेक्ट्स थे, लेकिन अट्रैक्ट हम कर रहे। खैर आगे देखते। लाइक कैलिक्स कोरोला में ऑल्सो बी गेमोपेटलस यूनाइटेड। जैसे कि सेपल्स अगर एकत्र हो सकते तो क्या पेटल एकत्र नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते। तो अगर पेटल से एकत्र हुए तो उनको गेमोपेटलस बोलते हैं, पेटल यूनाइटेड। अगर पेटल्स भी फ्री हो जाए, जैसे कि हमारे पास होता है यू लव मी नॉट वाला जो होता है ना, जो फ्री होते हैं, दैट इज पॉलीपेटलस। The shape and the color of corolla which is petal vary greatly in plants of course। सबके plants का जो कलर है, जो उनका आकार है, वो बड़ा ही डिफर करता है। कोरोला में भी ट्यूब्यूलर, और कुछ शॉकिंग बात बताया, हमने तो अभी तक ऐसे ही वाले देखे थे ना, लेकिन वो ऐसा ट्यूब्यूलर भी हो सकता है, बेल शेप्ड भी हो सकता है, फनल शेप्ड भी हो सकता है, व्हील शेप्ड भी हो सकता है। नेचर में हो तो बहुत सकता है, लेकिन हमने बहुत कम देखा है। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। अब हम समझते हैं एस्टिवेशन। भाई अगेन एक नया डेफिनेशन आ गया, बट डोंट वरी, ज़्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आएगा। एस्टिवेशन क्या होता है? हाँ, वापस से कुछ अरेंजमेंट हो रहा है एस्टिवेशन का। अभी एस्टिवेशन क्या होता है देखते हैं। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स ऑन द फ्लोरल विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ अ सेम वर्ल इज नोन एज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन भी अरेंजमेंट है भाई। सो देख रहे हो आप, कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, कुछ कॉमन ट्रेंड की जो भी डेफिनेशन है दैट इज समथिंग रिलेटेड टू अरेंजमेंट। लेकिन एस्टिवेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स या तो पेटल्स। मैं बोल रही देख रहे हो ना, एनसीईआरटी इसको कैलेक्स कोरोला कितना ऑल्टरनेटिव नाम लेके यूज कर रहा है। सो मेक श्योर आपको दोनों चीजें याद रहे। कौन सी दोनों? सेपल्स क्या होते हैं और पेटल्स क्या होते हैं, कैलेक्स क्या होते हैं, कोरोला क्या होता है। यू शुड बी रिमेम्बरिंग एवरीथिंग, क्योंकि क्वेश्चंस हार्ड नहीं आएगा, सिर्फ वर्ड्स में आपको घुमा देंगे एंड दैट्स इट। सो ये जो एस्टिवेशन है, जो अरेंजमेंट है सेपल्स का एंड पेटल्स का विद रिस्पेक्ट टू अदर फ्लोरल मेंबर ऑफ सेम वर्ल। सेम वर्ल का मतलब क्या बोल रहे हैं? मतलब है कि एक ही फ्लावर के अंदर, ऐसा नहीं है कि आपने एक फ्लावर का अरेंजमेंट दूसरे फ्लावर से कंपेयर कर दिया, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। सेम फ्लावर के अंदर ही अरेंजमेंट सेपल और पेटल्स का कैसा है दूसरे फ्लोरल अपेंडेजेस के कंपेयर में, ठीक है। अब ये एस्टिवेशन के टाइप कौन से होते हैं? वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट। हमारे सिलेबस में 4 है, ठीक है। नंबर 1 इज वेलवेट, नंबर 2 इज ट्विस्टेड, नंबर 3 इज इम्ब्रिकेट एंड अगर बहुत ऊपर चला गया 10 सेकेंड एंड 4th इज वेक्सिलरी। 4 है। कौन से? वेक्सिलरी, ऊपर हो जाओ, वेलवेट, ट्विस्टेड एंड इम्ब्रिकेट। सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। कैलेक्स ऐसा दिखता है भाई, करोला ऐसे दिखता है, एंड्रोशियम ऐसे दिखता है, गाइनोशियम ऐसे दिखता है। भाई हमने तो डायग्राम से एक मस्त तरीके से एक बार समझ लिया ताकि आगे की सारी चीजें हमें क्लियर होते जाए। अभी यहाँ पे आपको एक अच्छा सा दिया हुआ है व्यूज, तो भाई इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं डायग्राम बेस। ये एंड्रोशियम है, ये गाइनोशियम है, ये कैलेक्स, कोरोला है, ये कैलेक्स है, ये पेडिसिल है। मैंने बताया ना फ्लोरल की जो होल्ड करके रखता है दैट इज पेडिसिल, जिसके थ्रू आप पकड़ाते हो फ्लावर दैट इज पेडिसिल, राइट, दैट इज पेडिसिल, याद रखना। अब ये
चारों एस्टिवेशन है, इसका बहुत ही प्यारा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वेलवेट एस्टिवेशन क्या होता है, वेलवेट अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स क्या होता है। सो व्हेन सेपल्स एंड पेटल्स इन अ वॉल जस्ट टच वन अनदर एट अ मार्जिन, देखो ये लाइन पर रट लो, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, असोसिएशनिज्म भी आएगा, ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ये लर्न रट लो, मानो तो रट लो कि जस्ट टच करेगा मार्जिन पे विदाउट ओवरलैपिंग एज सीन स्केलर ट्रॉपीज, इट इज कॉल्ड एज वेलवेट। आपको वेलवेट देख रहा है कैसे कि ये जो पेटल्स है जस्ट एक दूसरे को टच किए उनके मार्जिन पे, ओवरलैप नहीं है। सो ऐसे अरेंजमेंट को, ऐसे अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स को हम क्या बोलते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन। वापस बोलेंगे, ये लाइन को रट लो भाई, रट लो, जस्ट टच करता है वन अनदर को एट अ मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। एग्जाम्पल काला ट्रॉपिस। देखा जाए तो ऐसा कुछ है नहीं, बट मैंने कैसे याद किया कि काला ट्रॉपिस को कौन ही टच करेगा, राइट, दैट इज नथिंग बट अ काला ट्रॉपिस वेलवेट एस्टिवेशन। दूसरा देखते हैं, इफ ये भी याद रखना, हाँ ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी याद रखना है कि जस्ट टच कर रहा है भाई, ओवरलैप नहीं कर रहा है, किसके अंदर, वेलवेट के अंदर, वेलवेट के अंदर। वेलवेट का एग्जांपल काला ट्रॉपिस, सीवी, सीवी याद रखना, सीवी 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 चिल्लाते रहो एंड यू विल सी कि आपको इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ वन मार्जिन ऑफ अपेंडेज इज ओवरलैप and that to the next one and so on as in China rose, lady finger and cotton। तो मैंने कैसे याद किया था कि जो चाइना के जो लेडीज होते हैं उनके फिंगर कॉटन लाइक होते हैं। तो चाइना रोज, लेडी फिंगर, जस्ट फॉर याद करना है कि इससे कोई रियलिटी से कोई भी कनेक्शन नहीं है, जस्ट याद करने के लिए चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। अभी इट इज कॉल्ड एज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन के अंदर क्या होता है भाई, देखते हैं, इसके अंदर ओवरलैप करता है लेकिन एक प्रॉपर डायरेक्शन में। सो प्रॉपर डायरेक्शन के ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड। सो ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि कैसे भी ओवरलैपिंग हो रही है भाई, ओवरलैपिंग करने का तरीका भी बड़ा कैजुअल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर डायरेक्शन में, लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देख रहे हो ना कैसा एक तरीके में, एक प्रॉपर डायरेक्शन में ही ओवरलैपिंग हो रहा है, एक पर्टिकुलर ट्रेंड में ओवरलैपिंग हो रहा है, ऐसे को क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अब चलती है नेक्स्ट देखते हैं, if the margin of the sepal or a petal overlap one another but not in any particular direction as in केजिया and गुलमोहर। भाई गुलमोहर और केजिया के बीच वाले झगड़ा भी तो चला था ना, हमने पीछे एक ट्रिक याद किया था, इसी की वजह से उनका एस्टिवेशन कैसे हो गया, इम्ब्रिकेट टाइप हो गया। इम्ब्रिकेट टाइप में भी क्या होता है भाई, ओवरलैपिंग होता है लेकिन कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं है। देखना इसमें एक ऐसा ओवरलैपिंग हुआ, इसमें भाई दोनों अंदर हो गए, इसमें एक बाहर है, इसमें एक अंदर है, एक इसमें दोनों बाहर है, इसमें एक बाहर है एक अंदर। ओवरलैपिंग है लेकिन एक डायरेक्शन में नहीं है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इम्ब्रिकेट। एग्जाम्पल क्या है भाई, केजिया एंड गुलमोहर। तो इम्ब्रिकेट में भी क्या हो, देखो ये सब की पॉइंट है कि नॉट इन एन पर्टिकुलर डायरेक्शन, नॉट वर्ड आ गया, इसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। इसमें क्या हो गया, वो जस्ट विदाउट ओवरलैपिंग। सो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ओके, क्योंकि इसमें क्या आ सकते हैं, आपको असर्शन रीजनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से आ सकते हैं। तो इसका वर्ड का ना की पॉइंट्स आपको याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोले कि पी बीन के फ्लावर्स में क्या होता है, एग्जाम्पल पी और बीन। भाई पहले केजिया ने पी बीन गुलमोहर को पूछा था ना और केजिया हंसने लगा था, तो इस बार पी बीन अलग हो गए। तो देयर आर 5 पेटल्स, द लार्जेस्ट स्टैंड। इसका ना थोड़ा सा अलग है, इसका पी बीन के अंदर जो आपको एस्टिवेशन देखने को मिलता है उसको वेक्सिलरी या पेपिलिनिशियस क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसका अरेंजमेंट ना बड़ा ही अलग होता है, इसका अरेंजमेंट अलग होता है और इसी अलग अरेंजमेंट को हर एक सेक्शन को नाम दे दिया। भाई देख रहे हो, यूनिकनेस के भी अंदर यूनिकनेस, क्या नाम है देखो, द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप टू लेटरल विंग, यानी कि जो सबसे बड़ा होता है ना, जो सबसे बड़ा पेटल उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। अभी देखते हैं, स्टैंडर्ड तो दिख नहीं रहा है भाई, दिखा ना, दिखा कि नहीं आपको स्टैंडर्ड अभी भी। सो ये वाले पार्ट को, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है पेटल का, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, स्टैंडर्ड होता है। ये ओवरलैप करता है दो छोटे छोटे लेटरल विंग्स को,
ठीक है, जो क्या करते हैं ओवरलैप करते हैं, दो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना विचर चुन्नू मुन्नू से, ये लेटरल विंग्स को क्या कर रहा है पूरी तरीके से ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। उसको क्या बोलेंगे, विंग्स बोलेंगे। ये जो दिख रहा है विंग्स भी किसको बोल रहे हैं, देखो इसको विंग्स बोल रहे हैं। तो देखो इसका नेमिंग भी याद होना चाहिए, क्वेश्चंस पूछा जाता है अगर नेम स्पेसिफाई किया है तो भाई एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी अगर 5% मेहनत कर रहा है ना तो आपको 95% करना पड़ेगा। हाँ सोच लो। विच इन टर्न ओवरलैप टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स, इनको कील बोलते हैं। और जो आपको ये दिख रहा है ना ये चुन्नू मुन्ने से अगेन जो अगेन दोनों से अटैच, इसको हम कील बोलते हैं। तो जो सबसे बड़ा है उसको स्टैंडर्ड, जो उससे छोटा है उसको विंग, जो उससे भी छोटा है उसको कील बोलते हैं। ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है। जो बाहर वाला क्या हो गया, स्टैंडर्ड। मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ एनसीईआरटी में लिखेंगे, इसको बोलेंगे विंग्स, ठीक है, और इसको बोलेंगे सबसे अंदर है कील। ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, वैक्सिलरी और पेपिलिनेशियस एस्टिवेशन। किस में देखने को मिलता है, पी और बीन के अंदर देखने को मिलता है। आई होप इतना क्लियर है। तो एस्टिवेशन आई होप डायग्राम के साथ अभी आपको क्लियर हो गया हो। अगर नहीं हुआ है रिवाइंड द वीडियो, वापस देखिए, अच्छे से क्लियर करिए, एनसीईआरटी को रीड कीजिए। इजी है, कुछ भी चीज हार्ड नहीं होता until unless you study, you give time, राइट। जब भी आपने बचपन में सीनियर जूनियर नर्सरी में एबीसीडी पढ़ा होगा ना तभी आपके लिए वो बहुत हार्ड था, लेकिन अभी हार्ड नहीं है ना, क्योंकि आपने पढ़ लिया, आपने टाइम इन्वेस्ट किया उसमें, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट समझते हैं हम, एंड्रोशियम। हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम को समझते हैं। भाई एंड्रोशियम ना बहुत सारे स्टेमन का बना हुआ है। अब लोगों को कंफ्यूजन भी होता है कि एंड्रोशियम स्टेमन, भाई मेन आ रहा है इसके अंदर, मेन, तो मेन क्या होगा, मेल ही होगा ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको बोलते हैं एंड्रोशियम। ईच स्टेमन रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हर एक एंड्रोशियम देखने में कैसा दिखता है, देख लो, एंड्रोशियम कुछ ऐसा देखने को मिलता है। दिस इज एंड्रोशियम। इसको हम एक स्टेमन भी बोलेंगे, स्टेमन भी बोलेंगे हम उसको। अभी ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो किस किस से बना है, कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक। आपको स्टॉक दिख रहा है क्या आपकी नजरों के सामने, दिस इज स्टॉक, ठीक है, और अ फिलामेंट। इसको या तो स्टॉक या तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, फिलामेंट बोल सकते हैं। एंड एन एंथर, और ये जो पार्ट आपको जो गोल दो पार्ट दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम एंथर बोलते हैं। तो एंथर और फिलामेंट से मिलकर बनता है स्टेमन, बहुत सारे स्टेमन से बनता है एंड्रोशियम। क्लियर हुआ, क्या बोला मैंने, एंथर और स्टेमन, एंथर और फिलामेंट से बनता है स्टेमन, बहुत सारे स्टेमन से बनता है एंड्रोशियम। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड। भाई मैंने 2 लोब का ही बनाया था ना आपका एंथर, बाइलोब्ड होता है यूजुअली, बेसिकली ज्यादातर केस में हमें बाइलोब्ड देखने को मिलता है। एंड ईच लोब हैज 2 चेम्बर्स। अगर मैंने एक लोब को खोल के देखा ना, इसका टोटल आपको बोलते ना इसके अंदर का ट्रांसवर्स सेक्शन की स्टडी आपको 12th की चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल के तो याद कर लीजिए कि अगर 2 लोब है, ठीक है, उसमें से मैंने एक लोब को खोल के देखा ना, उसके अंदर भी 2 कंपार्टमेंट्स ऐसे, ठीक है। तो इनके पास 2 चेम्बर है, द पोलन सैक, और वो 2 चेम्बर को क्या बोलते हैं, पोलन सैक बोलते हैं। द पोलन ग्रेन प्रोड्यूसेस पोलन्स, द पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन पोलन सैक। इसी सैक के अंदर हमारा जो मेन ऑर्गन है पोलन ग्रेन्स वो प्रोड्यूस होता है। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर स्पर्म्स होता है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स होता है। अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड ए स्टेमिनोड। भाई स्टेराइल ह्यूमंस भी होते हैं ना, सिमिलरली ऐसे जो एंथर होते हैं जिनके पास पोलन ग्रेन नहीं होता है, यानी कि वो स्टेराइल होते हैं, ऐसे एंथर ऐसे फिलामेंट को मिला के हम स्टेमन नहीं स्टेमिनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड। याद रखना है क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड। बस स्टेरिलिटी तो आ सकती है ना किसी के अंदर भी, अगर एंड्रोशियम के अंदर स्टेरिलिटी आ गई तो हम इनको क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड। क्या बोलेंगे, स्टेमिनोड। आगे क्या बोल रहा है, स्टेमन ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर सच एज पेटल्स और अमंग देमसेल्फ। भाई मिलन की इच्छा तो इनको भी है, तो या तो ये अपने आप से एंड्रोशियम से ही मिल सकते हैं, जस्ट लाइक कैसे मैं बोलूँ कि बहुत सारे एंथर ऐसे मिल भी तो सकते हैं ना, बहुत सारे एंथर चिपक गए ऐसे जाके, जैसे कि बॉयज की फ्रेंडशिप पूरी एंड्रोशियम क्या होती है, कलेक्टेड होती है। ऐसा भी होता है कि ये जो एंड्रोशियम या तो पेटल से इसके बाहर पेटल ही होता है ना, पेटल से जाके चिपक जाए,
ऐसा भी हो सकता है ना। ऐसी कंडीशन को हमने बहुत सारे नाम दिए, ऐसे कंडीशन होता ही है, देखने को मिलता है ये नेचर में। और ऐसे कोई हमने एपिपेटालस, एपीफाइलस, बहुत सारे अलग अलग नाम दिए हुए हैं। अगेन हमें पढ़ना होगा, नाम देख के डरना नहीं, बायो है, सिंपल चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करना इनकी आदत है। सो व्हेन स्टेमन आर अटैच्ड टू पेटल्स, दे आर एपिपेटालस, यानी कि जब स्टेमन पेटल से, मैंने बोला ना उसके बाहर तो पेटल्स होता है, पहले एंड्रोशियम हो गया, एंड्रोशियम के बाहर क्या होता है, पेटल्स होता है। तो अगर पेटल्स से अटैच हो गया, ऐसी कंडीशन को हम एपिपेटलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी किसके ऊपर चिपका हुआ है? पेटल्स के ऊपर चिपका हुआ है। एग्जाम्पल भी है भाई ब्रिंजल, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हवा में फेंक रहे, एग्जाम्पल्स है भाई हुबहू हमारे पास। ब्रिंजल को देखोगे तो उनका जो एंड्रोशियम है और पेटल्स है, तो जब आप लव मी एंड लव मी नॉट करोगे ना ब्रिंजल के साथ साथ, तो साथ में एंड्रोशियम भी निकल जाएगा, क्योंकि दोनों चिपके हुए, दे हैव बीन ग्लूड। ऐसे कंडीशन को एपिपेटलस कंडीशन बोलते हैं। या तो एपिपेटलस भी बोल सकते हैं या एपीफाइलस भी बोल सकते हैं। ओके, एपीफाइलस क्या बोलते हैं? एपीफाइलस कब बोल सकते हैं? व्हेन अटैच्ड टू पेरियांथ। मैंने आपको पेरियांथ बताया था ना, याद है कि नहीं आपको? पेरियांथ क्या होता है? व्हाट इज पेरियांथ? पेरियांथ इज नथिंग बट फ्यूजन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। पेरियांथ क्या होता है? फ्यूजन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स को क्या बोलते हैं? पेरियांथ। ऑफ कोर्स अगर सेपल्स एंड पेटल्स है, मतलब मेरे पास ये पेरियांथ आ गया और यहाँ पे हमारे पास एंड्रोशियम आ गया, अगर इनकी मिलन हो गई, जैसे है तो इनके भी मिलन ना, इनकी भी मिलन हो गई, तो हम उनको एपीफाइलस बोलते हैं। देखो एपीपेटालस यानी सिर्फ पेटल से होगा, लेकिन पेरियांथ से होगा तो एपीफाइलस हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल ऑफ कोर्स जिसमें पेरियांथ देखने को मिलता है, लिली। क्लियर है? द स्टेमन इन अ फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, पॉलीएंड्रस। फ्री का मतलब ही पॉलीएंड्रस हो गया ना, कि भाई वो अपना अकेला अकेला मस्त हवा में झूम रहा है, फ्री भी हो सकता है। कौन? हमारा स्टेमन। लेकिन वो यूनाइटेड भी हो सकता है। यूनाइटेड का से नाम नहीं दिया हुआ है, देखो तुम बच गए एक नया नाम पढ़ने से, तो हमें सिर्फ पॉलीएंड्रस ही याद रखना है। द स्टेमन में यूनाइटेड इनटू वन बंच, नहीं भाई, एक बंच का दिया हुआ है। अगर एक बंच में होगा मतलब जितने भी स्टेमन है सारे एक जगह चिपक गए, सारे ने एक बंडल बना लिया, एकत्र हो गए सभी, उसे हम बोलेंगे मोनोएडल्फस। व्हाट इज एडल्फी? इट इज नथिंग बट द बंच ऑफ अ स्टेमन। तो मोनोएडल्फस यानी कि सिंगल बंच बना लिया। एग्जाम्पल चाइना रोज। देखो जो मैंने आपको बोला है ना टास्क, कि आप सभी एग्जाम्पल्स को एक जगह लिख लीजिए। मेक श्योर दैट यू डू इट, अदरवाइज ये चैप्टर आपका फेवरेट कभी नहीं बन पाएगा। आपकी एक स्मॉल एक्ट, वो स्मॉल एक्ट क्या है? सारे एग्जाम्पल को एक पेपर में लिखना, उस एक्ट से ये चैप्टर आपका फेवरेट बन जाएगा, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना नहीं, ये हार्ड क्वेश्चंस नहीं बन सकते। तो टेक अ डीप ब्रेथ, कि हार्ड क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं बन सकते, बनेंगे तो सिर्फ एग्जाम्पल के ऊपर। जैसे एनसीईआरटी ने पूछ दिया भाई मोनोएडल्फस के एग्जाम्पल बताइए, चाइना रोज बोलने आना चाहिए। लेकिन ऐसा भी तो ग्रुप होता है, अगर दो ग्रुप में जितने भी स्टेमन उन्होंने दो ग्रुप का बंडल बना लिया तो उनको डायएडल्फी बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल पी। लेकिन 2, 3, 4 ऐसे बहुत सारे अलग अलग बंडल हो जाए तो उन्हें हम पॉलीएडल्फस बोलते हैं। जैसे कि सिट्रस के अंदर एग्जाम्पल्स बच्चावाड़ी याद करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, एग्जाम्पल्स है इसमें अच्छे खासे। मेक श्योर दैट यू राइट ऑन अ सिंगल पेपर। ओके, मेक श्योर यू राइट ऑन अ सिंगल पेपर। They may vary in the variation of length of a filament within the flower as in salvia and mustard. ये लाइन ना बच्चों को समझ में नहीं आता है। क्या होता है सेल्विया एंड मस्टर्ड के अंदर? पता है क्या होता है आपको? पता है कि सारे स्टेमन का साइज हमने अभी तक, आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आया कि सारे स्टेमन का साइज कैसे सेम होता है? नहीं होता है, मतलब मोस्टली सभी में होता है, लेकिन कुछ कुछ में साइज सेम नहीं होता है। कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा फिलामेंट होता है, कोई ऐसा फिलामेंट होता है, कोई ऐसा फिलामेंट होता है, यानी उनकी लेंथ वेरी करती है। इसका एग्जाम्पल साल्विया एंड मस्टर्ड। अगर क्वेश्चन आएगा भाई लेंथ वेरिएशन किस में देखने को मिलता है फिलामेंट के अंदर, तो दोनों एग्जाम्पल होंगे साल्विया या मस्टर्ड। क्लियर है भाई? इतने सारे वर्ड्स को समझ में देखा जाए तो वर्ड्स में कुछ रखा हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। वर्ड्स नामक चीज में कुछ है ही नहीं, सिर्फ इसमें थोड़ा सा क्या किया हुआ है, आपको डिफिकल्ट लेवल बढ़ा दिया गया है, दैट्स इट। सो आई होप हमें एंड्रोशियम वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम समझते हैं गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग द जनरेशन इनटू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो गाइनोशियम को समझते हैं हम लोग। गाइनोशियम जैसे कि हमें पता है, इट्स अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ठीक है,
यानी कि वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल्स। ठीक है, अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स नेमली, आपको पता है इसको हम कार्पल भी बोलते हैं, गाइनिशियम को क्या बोलते हैं, कार्पल, पिस्टल, गाइनोशियम। तो कैन यू इमेजिन एक गाइनोशियम का कितने नाम। क्या इस चैप्टर से डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है? बिल्कुल नहीं, यही नाम ऑल्टरनेटिवली यूज करके आपको लगेगा भाई डिफिकल्ट है, इसलिए ना एनसीईआरटी के बाजू में से ब्रैकेट बना के लिख लीजिए कि गाइनोशियम को ही कार्पल बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं। सो गाइनोशियम ना एक से ज्यादा कार्पल्स का मिलके बना हुआ है। अगर मैं कार्पल्स को देखूं जो कुछ दिखने में के डायग्राम पे मत जाना, समझने पे जाना, कुछ ऐसे। लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली, मैं अच्छा ड्रॉ कर सकती हूँ अभी फिलहाल, तो लेट मी ड्रॉ इट। क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, बन गया हमारा कार्पल। इसमें ना 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा जहाँ पे हमारा पोलन ग्रेन आके अटैच होता है, विच इज स्टिग्मा। ये वाला पार्ट होता है स्टाइल, और ये वाला पार्ट बल्ज पार्ट होता है ओवरी। सिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ओवरी, तो ओवरी को समझते हैं, ओवरी की डिस्क्रिप्शन को समझते हैं भाई। ओवरी एक एनलार्ज्ड बेसल पार्ट है, आपको दिख रहा है ना कि ये बाई एनलार्ज्ड बेसल पार्ट है, दिख रहा है, ऑन विच लाइज अ इलोंगेटेड ट्यूब, उसके ऊपर एक इलोंगेटेड ट्यूब दिख रहा है, आपको दिख रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल इज कनेक्टेड टू ओवरी थ्रू अ स्टिग्मा। देख रहे हो, इससे कनेक्टेड स्टिग्मा वाले पोर्शन से, दिस इज द स्टिग्मा जहाँ पे लैंडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर अ पोलन ग्रेन। और जो स्टिग्मा है ये टिप ऑफ द स्टाइल है भाई, स्टाइल का टिप ही तो, ये स्टाइल का टिप ही तो स्टिग्मा है ना, स्टाइल का टिप तो स्टिग्मा दिख रहा है आपको, ठीक है। एंड इट इज रिसेप्टिव सरफेस फॉर अ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन को डिटेक्ट कर लेते हैं, ओ मेरा वाला पोलन ग्रेन आया है, इसको अंदर लो, ऐसा वाला डिटेक्टिव सरफेस क्या होता है, हमारा स्टिग्मा होता है। ईच ओवरी बेयर 1 और मोर ओव्यूल अटैच्ड टू फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। इस ओवरी के अंदर हमने जब और झांका और इसके अंदर गहराई में स्टडी की तो हमने देखा कि इसके अंदर ना एक से ज्यादा ओवरी होता है जो प्लेसेंटा से अटैच होता है। व्हाट इज प्लेसेंटा भाई? ह्यूमंस में प्लेसेंटा क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये जो फ्लावर्स के अंदर नरिशमेंट जाता है ताकि ओवरीज को नरिशमेंट मिल सके, उनका पाइप को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा भी कैसा होता है ना, कुशन लाइक। जो भी इनके लिए एडजेक्टिव यूज हुआ है ना, मेक श्योर यू लर्न इट, क्योंकि एनसीईआरटी को एडजेक्टिव से बड़ा प्यार है। तो कुशन लाइक प्लेसेंटा है, असर्शन रीजनिंग में कुछ और लाइक प्लेसेंटा लिख देगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, कुशन लाइक ही होना चाहिए, ठीक है। सो व्हेन 1 और मोर देन 1 कार्पल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री। भाई अगेन, क्यों लड़कियों में दोस्ती नहीं हो सकती? लड़कियां बंच नहीं बना सकती? अगर बहुत सारे कार्पल्स जुड़ गए या फ्री रहे तो हम क्या बोलते हैं उन्हें? एपोकार्पस। एग्जाम्पल लोटस एंड रोज। लोटस एंड रोज के अंदर लड़कियां फ्री है, नो फ्रेंडशिप, तो एपोकार्पस बोलते हैं, जिनको हम दे आर टर्म्ड एज सिनकार्पस व्हेन द कार्पल इज फ्यूज्ड। सिनकार्पस कब बोलेंगे? जब कार्पल्स फ्यूज्ड होगा, जैसे कि हमारे मस्टर्ड एंड पोटैटोज में। और यहाँ पे जितने भी गाइनोशियम में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसकी वजह से हमें सीड्स देखते हो, कितना ज्यादा सीड्स देखने को मिलता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड्स एंड ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट। भाई ये देखने में जो बल्ज वाला पार्ट है ना, और जो अंदर ओवरी है, जो अंदर क्या होता है ओव्यूल है, वो तो सीड में बन जाता है, लेकिन जो बाहर वाला पार्ट है ना वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो भाई आगे जाके वो किस में कन्वर्ट होने वाला है वो भी इसमें बताया हुआ है। तो गाइनोशियम वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा, एंड आई एम श्योर कि इजी है भाई, कुछ डिफिकल्ट है नहीं। अब प्लेसेंटा को समझते हैं। हमने तो समझा था कि भाई इतना तो बेसिक नॉलेज है, 10 तक तो पढ़ा ही होगा ना, कि प्लेसेंटा का काम क्या है? न्यूट्रिशन देना बेबी को। अभी यहाँ पे जो कुशन लाइक प्लेसेंटा बोला हुआ है उसके कुछ डिस्क्रिप्शंस को हम समझते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, कि ये जो प्लेसेंटा है ना, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। देखो, प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटेशन टू वेरी डिफरेंट थिंग। अगर प्लेसेंटेशन आ गया तो उसमें क्या होगा कि देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज द प्लेसेंटा, आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द प्लेसेंटा, यहाँ से कैसे ओव्यूल्स इसमें जुड़े हुए हैं। तो इस किस तरीके से हमारे ओव्यूल्स हमारे प्लेसेंटा से कनेक्टेड है, उसी के अरेंजमेंट को प्लेसेंटेशन बोलते हैं।
डिफरेंस याद रखना स्टूडेंट्स कि प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटेशन, दीज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप, नेमली सो प्लेसेंटेशन किस तरीके से हमारा ओव्यूल प्लेसेंटा के ट्यूब से कनेक्टेड है, उसके वेरिएशन के ऊपर भी अलग अलग नाम है. याद करते कौन से मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल, फ्री सेंट्रल. मेरे साथ मार्जिनल, एक्सिल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल. 6 अलग अलग तरीके से प्लेसेंटेशन होते हैं. अगर आपने अपनी मम्मी की हेल्प की है ना वेजिटेबल कटिंग्स में, वॉशिंग्स में, तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा क्योंकि भाई मेमोरीज में. अगर नहीं किया तो भाई रट्टू तोता करिए. इसलिए समटाइम बीइंग अ मिडिल क्लास इज वेरी बेनिफिशियल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सच कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. हम समझते हैं पहले मार्जिनल के ऊपर कि मार्जिनल क्या होता है. ठीक है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन के अंदर form a ridge along the ventral suture of an ovary and the ovules are borne on the ridge forming the two rows as in P. इतना जो इंग्लिश झाड़ा है ना मार्जिनल के ऊपर, सिंपल. अगर आपने पी को देखा ना मटर को, तो देख रहे हो ना कैसे एक रिज, जिसको रिज मतलब ये बीच का जो हार्ड होता है ना जिसके थ्रू हम फोड़ते हैं उसको खोलते थे, ये रिज के ऊपर मार्जिनली अटैच्ड हमारे ओव्यूल है. अगर इस तरीके का अरेंजमेंट दिख गया जिसको हम क्या बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन. क्या बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन. वापस पढ़ेंगे तो आई होप अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये समझ में क्या बोल रहा है मार्जिनल प्लेसेंटेशन का. ये रिज के अलोंग वेंट्रल सूचर ऑफ एन ओवरी एंड द ओव्यूल आर बोर्न ऑन दिस रिजेस फॉर्मिंग 2 रो. भाई इसका तो एक ही सेक्शन बनाया, अगर मैंने ऐसा ड्रॉ किया तो 2 रोज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है क्या, दिख रहा है ना 2 रोज का फॉर्मेशन हो रहा है. पीस के अंदर देखने को मिलता है. तो मार्जिनल किस में देखने को मिलता है हमें पी. ठीक है. दूसरा, when the placentation is axial and the ovule is attached to the multilocular ovary, the placentation is said to be axile, as in China rose, tomato and lemon. आपने लेमन को कट किया है भाई, लेमन तो काटा ही होगा ना. ऐसे टाइप के प्लेसेंटेशन को हम बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन. इसमें क्या होता है, एक ये लॉक्यूल दिख रहा है ना, इसको लॉक्यूल बोलते हैं. एक कंपार्टमेंट को इस लॉक्यूल, एक लॉक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा प्लेसेंटेशन के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं मल्टी लॉक्यूलरी बोलते हैं. ठीक है, इंग्लिश झाड़ा हुआ है, बस याद करना है भाई. हाँ, इसमें बहुत सारे एडजेक्टिव यूज हुआ है तो याद तो करना ही है कि एक्साइल प्लेसेंटेशन कब होता है, जब मल्टी लॉक्यूलरी ओवरी प्लेसेंटेशन से अटैच्ड होता है एक ही सेक्शन में. नींबू कट किया है ना तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा. इसको बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन. क्या बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन. ठीक है. इन पैराइटल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन ये है. ठीक है, दिस इज द पैराइटल, मतलब सेम है लेकिन इसमें लॉक्यूल्स नहीं है और ये इसके बीच में नहीं है, साइड में एडजेसेंट साइड में. इसमें भी क्या बोल रहा है देखिए, इन पैराइटल प्लेसेंटेशन द ओव्यूल डेवलप ऑनटू इनर वॉल्स ऑफ ओवरी और पेरिफेरल पार्ट. तो यहाँ पे सेंट्रल पार्ट में नहीं, पेरिफेरल, दिस इज द पेरिफेरल पार्ट में क्या होता है प्लेसेंटेशन शो करता है. ओवरी एक चेम्बर्ड ही होता है, होता तो एक ही चेम्बर है बट इट बिकम 2 चेम्बर ड्यू टू द फॉल्स सेप्टम. देखो क्वेश्चन कैसा आएगा कि फॉल्स सेप्टम्स किस में देखने को मिलता है. एग्जाम्पल किस में, देखो मैं बता रही हूँ, पहले एग्जाम्पल से याद करते हैं. मस्टर्ड एंड आर्जी मून. माँ पैराइटल ज्यादा प्यार कौन करता है भाई, माँ करती है ना, माँ है में, तो क्या होता है मस्टर्ड एंड आर्जी मून. क्वेश्चन क्या होगा, फॉल सेप्टम किस में देखने को मिलता है पैराइटल. दूसरा क्या बन सकता है कि किसके पेरिफेरल पार्ट में प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है पैराइटल. किस में ओवरी 1 चेम्बर रहता है लेकिन फॉल सेप्टम के कारण 2 चेम्बर देखने को लग जाता है तो ये एक ही चेम्बर बट दिस इज द फॉल सेप्टम दैट इज डिवाइडिंग इनटू द 2 चेम्बर्स. किस में देखने को मिलता है पैराइटल्स. तो मैंने आपको क्या बोला था इनिशियली कि अगर कोई भी एडजेक्टिव वर्ड यूज हुआ है तो आपको याद करना है. इसका एग्जाम्पल क्या है, माँ, मस्टर्ड एंड आर्जी मून, मस्टर्ड एंड आर्जी मून. देखिए याद तो करना पड़ेगा आपको. ये सब डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन याद करना ही पड़ेगा. तो वापस में जल्दी मुझे बताइए कि फॉल सेप्टम किस में देखने को मिलता है पैराइटल. किस में एक ओवरी 2 ओवरी जैसा लगता है पैराइटल. क्लियर है. ठीक है, मस्टर्ड एंड आर्जी मून. बट जब ओव्यूल बॉर्न होता है द सेंट्रल एक्सिस एंड द सेप्टा इज एब्सेंट. भाई होता तो सेंट्रल में लेकिन कोई सेप्टा दिख रहा है आपको इधर. डायंथस प्राइम रोज.
डीपी 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 याद रखना, डीपी 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 इज डायंथस एंड प्राइमरोज। द प्लेसेंटल इज सेड टू बी फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल भाई सेंटर में तो प्रेजेंट है लेकिन कोई डिवीजन ही नहीं है ना, इसे हम फ्री सेंट्रल बोलेंगे। एग्जाम्पल डीपी, ये लाइन तो याद ही करना आपको। सेंट्रल में बॉन्ड होता है जिसमें सेप्टा एब्सेंट होता है। क्वेश्चन पूछ लेगा सेप्टा किस में एब्सेंट है भैया बताइए, बोलेंगे ना फ्री सेंट्रल में। इन बेसल प्लेसेंटेशन the placenta develop at the base of an ovary and a single ovule is attached to it as in sunflower and marigold। दोनों हमारे प्रिय से फ्लावर्स है। सिंगल ओव्यूल होना चाहिए, कंडीशन क्या, सिंगल ओव्यूल मतलब एक ये ओवरी है, यहाँ से अटैच एक सिंगल ओव्यूल है। जस्ट लाइक दिस, सिंपल सा कि एक हमारे पास ओव्यूल है, एक सिंगल प्लेसेंटा से अटैच्ड है। ऐसे कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड के अंदर। सो आई होप कि आपको डायग्राम्स के साथ साथ प्लेसेंटेशन क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। विद प्लेसेंटेशन हमने मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल सभी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है विच इज द फ्रूट्स। अब हम समझेंगे फ्रूट्स के बारे में। ऑफ कोर्स एवरीबडी लव्स टू हैव फ्रूट्स इन द डे टू डे लाइफ, बट भाई फ्रूट्स के अंदर भी तो कोई डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होते हैं, उस टर्म्स को हम इसमें समझने वाले हैं। अब क्या बोल रहा है फर्स्ट लाइन, हम फ्रूट्स खाते हैं बट व्हाट इज द फ्रूट। प्लांट में फ्रूट का वो कौन सा पार्ट है जो मेच्योरिटी में बनता है। तो फर्स्ट लाइन में उन्होंने बताया कि फ्रूट्स क्या होते हैं भाई, द फ्रूट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स। ऑफ कोर्स फ्रूट वही देगा जिनके पास फ्लावर्स बनते हैं, यानी कि इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। व्हाट इज फ्लावरिंग प्लांट्स भाई, एंजियोस्पर्म्स। ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स वाले जो प्लांट्स होते हैं जिनके पास फ्लावर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं फ्रूट्स का निर्माण करते हैं। इट इज़ द मैच्योर और राइपन्ड ओवरी, मतलब ये जो फ्रूट मैंने आपको ये बताया था ना, ऐसे स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसका ये जो ओवरी वाला पार्ट है, जब ये मेच्योरिटी जाएगा मतलब ये ओवरी मैच्योर करके क्या बनता है, फ्रूट। भाई देखो क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या किसकी मेच्योरिटी से फ्रूट बनता है, तो ओवरी की मेच्योरिटी से हमारा फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवरी इट इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। यानी कि जैसे कि हमने देखा था ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो अगर इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया जिसमें विदाउट फ्यूजन नहीं हो, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन भाई, पोलन ग्रेन विदाउट गिरे, इस पर पोलन ग्रेन भाई गिरा ही नहीं, कुछ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ नहीं, फिर भी ये ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो गई। अगर ऐसा कुछ हुआ इट इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोलते हैं हम इसे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। देखो ये टर्म आ गया, व्हाट इज पार्थिनोकार्पिक, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवरी इट इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जर्नली क्या होता है, जर्नली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल। एग्जाम्पल लेते हैं मैंगो का, तो भाई वॉल होता है ना, बाहर का हार्ड लेयर होता है ताकि अंदर वाली चीजें प्रोटेक्टेड रहे। तो भाई अंदर वाला जो पल्प हो गया, जो सीड हो गया, वो प्रोटेक्टेड रहे, इसीलिए हमने बोला कि वो वॉल होता है। लेकिन भाई वॉल तो सिंपल लेमन लैंग्वेज में हो गया, फ्रूट है उसका भाई इतना ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इतना इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में फ्रूट्स का, तो उसका कुछ तो नाम होना चाहिए। तो वॉल को ही एक नाम दे दिया है पेरिकार्प। देखो अगेन बायो इज नॉट डिफिकल्ट, नाम तो बड़ा ही सिंपल है कि वॉल ऑफ अ फ्रूट, फ्रूट के वॉल को एक नया नाम दे दिया पेरिकार्प, दैट्स इट, उसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। एंड सीड मतलब वो वॉल को कंटेन करता है या पेरिकार्प को कंटेन करता है, और सीड होता है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज फ्रूट, ऑफ कोर्स इस ओवरी के अंदर क्या होगा, सीड होगा, जो अपने जनरेशन को कंटिन्यू रखने में हेल्पफुल होगा। तो ये जो ओवरी का जो बाहर वाला पार्ट है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और अंदर सीड फॉर्म हो जाती है। द पेरिकार्प मे बी ड्राई और फ्लैशी, जो ये आउटर कवरिंग है, जो आउटर कवरिंग है वो ड्राई भी हो सकती है, फ्लैशी भी हो सकती है। तो जब पेरिकार्प जो वॉल अगर थिक है एंड फ्लैशी है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प एंड इनर एंडोकार्प। बड़ा ही सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या बोला कि फ्रूट की वॉल होती है, अब वॉल भी दो प्रकार की होती है। अब फ्रूट हमने देखा हो ना, कोई विदाउट, हमें बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनकी विदाउट वॉल को हटाए हम खा सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिनको हम वॉल के साथ ही खा सकते हैं, पेरिकार्प के साथ ही खा सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे ड्राई और फ्लैशी का निर्माण हुआ है। व्हाट इफ अगर ये जो पेरिकार्प है वो थिक है और फ्लैशी है यानी कि हार्ड है, तो ये जो पेरिकार्पेन है वो अगेन 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ये जो पेरिकार्प है अगेन 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कौन से 3 डिफरेंट पार्ट्स, सबसे बाहर एपिकार्प,
उसके अंदर मेसोकार्प, मिडल वाला मेसोकार्प और सबसे अंदर वाला इज एंडोकार्प। तो जो पेरिकार्प है, जो हार्ड लेयर है, ऑफ कोर्स जो सॉफ्ट होगा, जो बहुत ही जिसको ऐसी एडिबल है, जिसका वॉल एडिबल होता है, जो फ्लैशी टाइप होगा, वो तो डिफ्रेंशिएट ही नहीं हो पाएगा ना। जो हार्ड होगा डिफ्रेंशिएट वही हो पाएगा, और वो डिफ्रेंशिएट कैसे होगा? एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प में। इतना क्लियर है? तो वापस मेरे साथ बोलेंगे कि हमारा जो फ्रूट की वॉल है कुछ नहीं है भाई, फ्रूट की वॉल को एक नया नाम दिया है, क्या? पेरिकार्प। अगर पेरिकार्प भी दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो ड्राई हो सकता है या तो फ्लैशी हो सकता है। अगर वो थिक हुआ तो वो 3 डिफरेंट लेयर में डिफ्रेंशिएट हो सकता है। कौन से? एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। इतना क्लियर है? इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। इंपॉर्टेंट है क्या? कि जैसे 2 प्रकार के फ्रूट हो गए, मैंगो अगर हो गया या कोकोनट हो गया, भाई यहाँ पे नाम स्पेसिफाई किया है तो इंपॉर्टेंट हो गया। क्वेश्चन पूछेंगे कि मैंगो किस टाइप का फ्रूट है, तो ये किस टाइप का फ्रूट है? ये उस टाइप का फ्रूट है जिसे हम ड्रूप बोलते हैं। दे डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। इंपॉर्टेंट, इतना कैरेक्टराइजेशन दिया हो, अगर इतना स्पेसिफाई दिया हो तो ऑफकोर्स एनसीईआरटी में वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या बोला? मोनोकार्पलरी। व्हाट इज मोनोकार्पलरी? मतलब उसमें जो ये कार्पल होगा ना, ये जो कार्पल होगा, ये जो कार्पल होगा वो एक ही होगा, मतलब एक ही स्टिग्मा होगा, एक ही स्टाइल होगा, एक ही ओवरी होगा, मतलब सिंगल ओव्यूल वाला होगा, सिंगल ओवरी वाला होगा, मोनोकार्पलरी। व्हाट इज सुपीरियर ओवरी? हमने पढ़ा था सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा होता है? ये सुपीरियर ओवरी वाला होता है, यानी कि ओवरी सबसे ऊपर होता है और बाकी के जितने भी उनके डिफरेंट पार्ट्स है वो उनके नीचे होते हैं, जस्ट टू डिफाइन द पोजिशन। एंड आर वन सीडेड। ऑफ कोर्स अगर मोनोकार्पलरी है, अगर एक ही कार्पल है तो सीड भी 1 होगा। तो ये कैरेक्टराइजेशन याद रखना कि मैंगो और कोकोनट को हम ड्रूप बोलते हैं। व्हाट आर ड्रूप? जो मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से बनता है और वो 1 सीडेड होता है। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड। अगेन मैंगो एक हार्ड है, ऑफ कोर्स हम मैंगो को पील ऑफ करके खाते हैं, इसका मतलब उसका जो पेरिकार्प है वो वेल डिफरेंशिएटेड है। ऑफ कोर्स किस में वेल डिफरेंशिएटेड है देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है एपिकार्प, मेसोकार्प एंड स्टोनी एंडोकार्प। यहाँ पे ये डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ डायग्रामेटिक क्वेश्चन तो आते ही हर साल और उसमें से ये एक क्वेश्चन है, तो याद रखना। सबसे पहला ऊपर थिन है, जो आउटर थिन वॉल है उसको क्या बोलते हैं? एपिकार्प। ये जो मिडल वाला होता है, जो फ्लैशी है, जो एडिबल है, जो हम खा सकते हैं, दैट इज मेसोकार्प। जो अंडर बहुत ही हार्ड स्टोनी सा है उसको सीड बोलते हैं। वो जो स्टोन के ऊपर जो लेयर लगा हुआ है उसे एंडोकार्प बोलते हैं। अगेन इसकी कैरेक्टराइजेशन दिया हुआ है तो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिडल फ्लैशी है, जो एडिबल है उसको हम क्या बोलते हैं? मेसोकार्प। इनर जो होता है वो स्टोनी होता है जिसे हम एंडोकार्प बोलते हैं। कोकोनट को भी तो ड्रूप बोलते हैं, उसमें जो मेसोकार्प है वो फाइब्रस है। तो इसका नेमिंग देखो, इसमें एपिकार्प का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, एपिकार्प बाद में जाके झड़ जाता है, तो सिर्फ क्या दिया हुआ? दिस इज द मेसोकार्प, जो फाइब्रस इन नेचर होता है। देख रहे हैं आपको ये जो फाइबर्स निकले हुए हैं, दैट इज डायरेक्टली अ मेसोकार्प। ये जो एडिबल वाला जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है दैट इज एंडोकार्प। तो यहाँ पे एडिबल वाला पार्ट कौन सा होता है? एंडोकार्प। तो ये सब कुछ चीजें जो आपको याद होनी चाहिए और क्वेश्चंस भी इससे आते हैं। कितना ईजी है कि मैंगो और कोकोनट दोनों पे ड्रूप है। व्हाट इज ड्रूप? जिसमें मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी और वो 1 सीडेड हो, ये इसकी कैरेक्टराइजेशन है। दूसरी बात, हम मैंगो के डायरेक्टली तो नहीं खाते, उसकी वॉल्स को निकाल के खाते हैं। इसका मतलब वेल डिफरेंशिएटेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। सबसे पहले जो आउटर लेयर होती है वो थिन होती है, और वो जो थिन आउटर लेयर उसको क्या बोलते हैं? हम एपिकार्प। जो मिडिल वाला पार्ट होता है जो एडिबल इन नेचर होता है हम उसको मेसोकार्प बोलते हैं, और जो इनर स्टोनी हार्ड पार्ट होता है जो सीड के ऊपर जैसी कवरिंग होती है उसे हम एंडोकार्प बोलते हैं। कोकोनट भी एक ड्रूप है उसमें, लेकिन डिफरेंस क्या है कि उसका एंडोकार्प एडिबल है और उसका मेसोकार्प फाइब्रस इन नेचर है। ये कुछ कैरेक्टराइजेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं सीड्स को। सीड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। इतना फ्रूट का कन्वर्ट होना, फ्लावर की मेच्योरिटी होना, एवरीथिंग इज जस्ट बिकॉज फॉर सीड। इतनी फर्टिलाइजेशन होना, इतना पॉलिनेशन होना, सीड का सब चीज जितना भी हम झमेला कर रहे हैं वो किसके लिए हो रहा है? फॉर जस्ट अ सीड। अभी सीड क्या हम सभी को पता है, ये ओव्यूल है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि हमारे पास स्टिग्मा आ गया, स्टाइल आ गया, हमारे पास ये ओवरी आ गया। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है जो मेच्योरिटी के पास आते ही सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओव्यूल की मेच्योरिटी क्या होती है? सीड में कन्वर्ट होती है। ओवरी की मेच्योरिटी क्या होती है? हमारे पास फ्रूट में कन्वर्ट होती है। ये सब क्वेश्चंस आते हैं,
कंफ्यूजन इसमें बहुत स्टूडेंट्स को होता है, तो याद रख लेना कि ओवरी की मेच्योरिटी फ्रूट, ओव्यूल की मेच्योरिटी सीड। अ सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। अब सीड में ऑफकोर्स सीड के अंदर क्या होता है भाई, एम्ब्रियो होता है, और एम्ब्रियो के साथ एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन के लिए होता है हमारे पास सीड कोट। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ द रेडिकल एंड embryonal axis and one as in the wheat or maize or two cotyledon। जैसे कि अब हम थोड़ा सा सीड को डिटेल में समझते हैं, तो लेट मी रब दिस। ओके, क्या बोल रहा है देखिए कि हमारे पास, हमने देखा कि हमारे पास ये सीड है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट सीड। सीड की आउटर कवरिंग होती है और अंदर एम्ब्रियो होता है। हम एम्ब्रियो को और भी डिटेल में समझे तो हमें क्या देखने को मिलता है कि एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ द रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन और टू। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था व्हाट इज मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ऑफ कोर्स एम्ब्रियो को भी तो ग्रोइंग स्टेज, जैसे कि इन ह्यूमन वी हैव प्लेसेंटा, ताकि मदर के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट है, जो भी नरिशमेंट के चाहिए, प्लेसेंटा के थ्रू जाती है। लेकिन सीड्स के अंदर क्या होती है, कॉटिलिडन्स होती है। तो ये कॉटिलिडन्स एक भी हो सकती है, दूसरा रिड्यूस फॉर्म में होता है, दोनों भी हो सकती है। अगर एक कॉटिलिडन हुआ उसको हम मोनोकॉट बोलते हैं, और दो कॉटिलिडन हुआ उन्हें हम डाइकॉट बोलते हैं। ऑफ कोर्स अगेन एग्जांपल दिया हुआ है कि व्हाट आर मोनोकॉट्स, व्हीट, मेज, व्हाट आर डाइकॉट्स, ग्राम, पी। इंपॉर्टेंट है। अभी इसको देखेंगे तो हमें दो कॉटिलिडन मिल गया, ये समझ में आ गया कि इसके अंदर एक कॉटिलिडन भी हो सकता है, दो कॉटिलिडन भी। व्हाट इज रेडिकल, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि रेडिकल इज नथिंग बट बेबी फॉर्म ऑफ रूट। तो भाई इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो रूट ही जर्मिनेट होता है ना। जब आप सीड को सो करते हो सबसे पहले शूट तो आता नहीं है, सबसे पहले रूट आता है। तो उसका जो बच्चा फॉर्म होता है वो रेडिकल प्रेजेंट होता है। एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या करती है, कॉटिलिडन्स को जोड़ के रखती है, जस्ट लाइक दिस। दिस इज नथिंग बट द एम्ब्रियोनिकल एक्सिस। इतना क्लियर है। सो अगेन मेरे साथ बोलेंगे व्हाट आर सीड्स। सीड्स के अंदर हमने देखा कि सीड कोट होता है, एम्ब्रियो होता है। सीड कोट क्यों होता है भाई, प्रोटेक्शन ऑफ एन एम्ब्रियो के लिए। अब एम्ब्रियो को भी हमने अंदर जाके देखा तो हमें दिखा मोनोकॉट्स भी हो सकते हैं, डाइकॉट्स भी हो सकते हैं, बट समझने के लिए हम डाइकॉट्स लेते हैं जहाँ पे दो कॉटिलिडन होते हैं। डाइकॉट्स को स्टेबिलिटी भी तो चाहिए, उसके लिए होता है एक एम्ब्रियोनल एक्सिस, उसके साथ साथ होता है रेडिकल। व्हाट इज रेडिकल, बच्चा फॉर्म ऑफ रूट। क्योंकि आप जब भी सीड को लगाते हो तो ऑफकोर्स सबसे पहले रूट आता है ना, उसके बाद शूट डेवलप होता है, तो उसी का बच्चा फॉर्म ऑलरेडी प्रेजेंट होता है हमारे एम्ब्रियो के अंदर। अब डाइकॉट को समझते हैं, व्हाट आर डाइकॉट। सो हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटिलिडन सीड। अभी थोड़ा सा इसके अंदर जाएंगे, सीड के अंदर ऑफकोर्स समझने के लिए सबसे अच्छी क्लैरिटी है इस डाइकॉट सीड। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले मैं डाइकॉट क्यों लिया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। भाई क्योंकि मोनोकॉट्स के अंदर थोड़ा सा एडवांस लेवल, उसमें दो कॉटिलिडन्स थे, बट मेजॉरिटी के वक्त एक कॉटिलिडन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया। इसी के लिए सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले हम डाइकॉट को समझेंगे, व्हाट आर डाइकॉट्स। अभी डाइकॉट्स क्या होता है कि द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड एज सीड कोट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज नथिंग बट अ सीड कोट। हमने समझा है द सीड कोट हैज 2 लेयर्स। भाई डबल लेयर प्रोटेक्शन मिलता है एम्ब्रियो को। जो सीड के अंदर भी 2 लेयर होते हैं, सबसे आउटर इज टेस्टा एंड सबसे इनर होता है टेगमेन। कि कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल एम्ब्रियो को परेशान करने की कोशिश करे तो सबसे पहले टेस्टा बोलता है कि लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट मी, दैट इज नथिंग बट योर टेस्टा। सबसे पहले क्या बोलता है, टेस्ट मी, दैट इज नथिंग बट योर टेस्टा, राइट। टेस्टा इज नथिंग बट द आउटर लेयर विच इज कॉल्ड एज टेस्टा, और उसका इनर लेयर कौन सा होता है, टेगमन होता है। The hilum is a scar on a seed coat through which the developing seeds were attached to a fruit. तो फ्रूट के अंदर हमने बोला कि सीड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होगा, उसके बीच में कुछ अटैचमेंट भी तो होगा, फ्रूट से और सीड का कुछ अटैचमेंट भी तो होगा। उस अटैचमेंट को जब हमने हटाया, जब फ्रूट राइपन हो गया तो क्या सीड निकलेगा, वो अटैचमेंट का एक दाग रह जाता है, एक स्कार रह जाता है, जिसे हम हाइलम बोलते हैं। अगर आपको देखना है तो आपको दिख रहा है यहाँ पे हाइलम दिख रहा है। दिस रिप्रेजेंट्स कि जब वो इनिशियली स्टेज में था वो फ्रूट के साथ अटैच था, तो एक अटैचमेंट का स्कार इज नथिंग बट हाइलम। Above the hilum is a small pore called as micropyle. आपको ये माइक्रोपाइल दिख रहा है। तो जैसे भी आपने देखा होगा कि आपने मटर ये सबको सोक करने के लिए रखा होगा पानी में, ये माइक्रोपाइल के थ्रू ही वो क्या करता है, वाटर इनटेक करता है, और अपनी जो बोलते हैं ना वो थोड़ा सा बड़ा दिखता है, थोड़ा सा बल्ज दिखता है, इट इज द माइक्रोपाइल। ठीक है, तो क्या माइक्रोपाइल की पोजीशन याद रखना,
क्या बोल रहा है, अबाउट द हाइलम इज अ स्मॉल पोर, कैरेक्टराइजेशन है, स्पेसिफाई किया है पोजीशन, भाई क्वेश्चंस आएंगे, क्या बोल रहा है, अबाउट द हाइलम इज अ स्मॉल पोर जिसे हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, विद इन द सीड कोट इज एन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का भाई सीड कोट के अंदर है ताकि प्रोटेक्शन मिलता रहे, कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, 2 कोटिलिडन, भाई देख रहे हो ये लाइन से बढ़ाने के लिए दिया, ये ऑटोमेटिकली ऊपर बोला हुआ था सीड के अंदर, फिर भी पैराग्राफ को थोड़ा लंबा दिखाने के लिए इन्होंने अगेन ऐड कर दिया है, क्या बोल रहे हैं कि सीड कोट है हमारे पास, एम्ब्रियोनल एक्सिस है और 2 कोटिलिडन्स पाए जाते हैं। कोटिलिडन्स, अभी कोटिलिडन्स क्या है मैं आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको दिख रहा है ये 2 कोटिलिडन्स, ये आपको रेडिकल दिख रहा है, प्लीम्यूल भी होता है, प्लीम्यूल मैंने बताया था कि बच्चा फॉर्म ऑफ शूट, बच्चा फॉर्म ऑफ व्हाट, शूट होता है, और रेडिकल क्या होता है, बच्चा फॉर्म ऑफ रूट होता है, ठीक है। तो कोटिलिडन क्या होता है, एक फ्लैशी होता है और फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, तो ये कोटिलिडन कंसिस्ट करता है फूड मटेरियल्स को ताकि ग्रोइंग सीड को खाना दे सके। At the two end of embryonal axis are present is the radicle and plumule. In some seeds such as castor, endosperm formed as a result of double fertilization is a food storing tissue and are called as endospermic tissues. Example दे दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, एग्जाम्पल आया, क्या बोल रहा है, कैस्टर के अंदर एक एंडोस्पर्म फॉर्म होता है, व्हाट आर एंडोस्पर्म्स, ये डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से फॉर्म होता है, एक स्टोरिंग टिश्यू के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम एंड पी, कौन से भाई एग्जाम्पल आए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल है तो इंपॉर्टेंट, लेट मी सी व्हाट इज दैट, यस, एक मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा, आई होप अभी विजिबल है। अभी क्या बोल रहा है कि एंडोस्पर्मिक सीड्स होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होता है, जब डबल फर्टिलाइजेशन हुआ और एंडोस्पर्म बना, व्हाट इज ये एंडोस्पर्म इज नथिंग बट टिश्यूज, जो अगेन खाना में जो कोटिलिडन के अंदर प्रेजेंट होती है, जो खाना बनाती है, राइट, खाना बनाती नहीं है मतलब रिजर्व करके रखती है, राइट, रिजर्व करके रखने के प्रोसेस को कौन रखता है, एंडोस्पर्म रखता है। ऐसे प्लांट्स जिनके पास एंडोस्पर्म्स होते हैं उन्हें हम एंडोस्पर्मिक प्लांट्स बोलते हैं, एग्जाम्पल हो गया कैस्टर। बट ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जैसे कि पी, ग्राम, बी, इनके पास ना मैच्योरिटी के वक्त एंडोस्पर्म ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। सो इसका एग्जाम्पल आ गया, एग्जाम्पल आया तो भाई क्वेश्चंस आएंगे कि एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल हमारे पास कैस्टर हो गया, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल पी, ग्राम, बी, एवरीथिंग, ये तीनों चीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये क्या, उसमें क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म होता है वो प्रेजेंट नहीं होता जब सीड मैच्योर हो जाता है, एंड सच सीड्स आर कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक सीड्स। क्लियर है, ये आपको समझाइए भाई, डायग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से, क्योंकि आपको पूछेगा कि हाइलम क्या होता है, तो आपको दिख रही है, दिस इज हाइलम, दिस इज माइक्रोपाइल, दिस इज कोटिलिडन, एवरीथिंग इज क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। सब समझते हैं मोनोकॉट्स के स्ट्रक्चर को, मोनोकॉट के सीड्स को, इंटरेस्टिंग है, समझना स्टार्ट करते हैं। ये जर्नली मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, यानी जर्नल टर्म में बोल रहे था कि जितने भी मोनोकॉट्स है वो एंडोस्पर्मिक इन नेचर होते हैं, उनके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, बट एक्सेप्शंस तो होगा ही, जर्नली बोला है, कहीं पे भी ये वर्ड दिख गया ना, बहुत ही भयंकर वर्ड है ये, जर्नली बोला तो एक्सेप्शन होगा, तो एक्सेप्शन क्या है, ऑर्किड, ऑर्किड है तो मोनोकॉट लेकिन वो नॉन एंडोस्पर्मिक है। इन द सीड ऑफ सीरियल्स सच एज मेज, जैसे कि मेज जो मोनोकॉट है, देख रहे हो, आपको 2 चीजें याद रखनी है यहाँ पे कि ऑर्किड पहली बात मोनोकॉट से, दूसरी बात नॉन एंडोस्पर्मिक है। कुछ मेज के सीड्स, कौन से मेज के सीड्स, उनके पास जो सीड कोट होता है वो मेम्ब्रेनियस होता है एंड जर्नली फ्यूज विद द फ्रूट वॉल, कि इनके जो सीड कोट होता है, जैसे कि मेज का एग्जाम्पल दिया हुआ है, उनका जो सीड कोट है जो टेस्ट एंड टेगमेंट में डिवाइडेड था ना, वो फ्यूज होता है बेसिकली फ्रूट वॉल के साथ साथ, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड, देख लो ये लाइन अगेन आपको पैराग्राफ को थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए, तो हमें पता ही था ना कि एंडोस्पर्म फूड्स को स्टोर करता है, थोड़ा बल्की होता है। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो, यानी कि जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या करता है, एम्ब्रियो को सेपरेट करता है बाय द प्रोटीनिशियस लेयर कॉल्ड एज एरियोलोन लेयर। तो आपको एक डायग्राम में भी डायग्राम की जरूरत आएगी, आपको दिख रहा है दिस इज द एरियोलोन लेयर, यहाँ पे ये एम्ब्रियो वाली पूरी पार्टी ये एंडोस्पर्म है, उनके बीच का एक डिवीजन आपको दिख रहा है, दिस इज प्रोटीनिशियस इन नेचर।
तो जो सेपरेट करता है एक्चुअल एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म, जैसे हमारे इसमें प्लेसेंटा था ना, एक कनेक्शन। सिमिलरली यहाँ पे जो कनेक्शन जो बिल्डअप करता है दैट इज द एरियोलॉन लेयर, जो क्या होता है उसका नेचर क्या होता है, प्रोटीनिशियस होता है। देखो पढ़ते एनसीईआरटी सब है लेकिन सभी के 360 नहीं आते, क्योंकि वो समझ लेते एरियोलॉन लेयर है लेकिन उसका नेचर नहीं समझते। ये सभी को पता है लेकिन ये सभी को नहीं पता है। सो मेक श्योर आपको ये पता हो। द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव, मतलब एम्ब्रियो बेचारा सा स्मॉल छोटा सा होता है और एक छोटे से कोने में जाके बैठा हुआ होता है। एट वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म, आपको दिख रहा है ना बेचारा हमारा एम्ब्रियो एंडोस्पर्म के एक छोटे से कोने में जाके बैठा हुआ है। दूसरा क्या बोल रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कोटिलिडन कॉल्ड एज स्क्यूटिलम। तो आपको दिख रहा है कि ये एम्ब्रियो के बाहर भी ना कैसे एंडोस्पर्मिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम स्क्यूटिलम बोलते हैं। अब ये स्क्यूटिलम शील्ड शेप का होता है, इंपॉर्टेंट, लार्ज होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आया, इंपॉर्टेंट हो गया, स्क्यूटिलम शील्ड शेप का होता है, लार्ज होता है, एंड अ शॉर्ट एक्सिस कॉल्ड एज प्लिम्यूल एंड रेडिकल। आपको पता है व्हाट इज प्लिम्यूल, बच्चा फॉर्म ऑफ रूट, व्हाट इज रेडिकल, बच्चा फॉर्म ऑफ रूट। अभी इनका भी एम्ब्रियो फॉर्म में रूट और प्लिम्यूल का रेडिकल का इनका प्रोटेक्शन जरूरी है, राइट। इनके प्रोटेक्शन के लिए आते हैं हमारे पास कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल। सो द प्लिम्यूल एंड द रेडिकल इज एनक्लोज इन अ शीथ, उसको भी कवरिंग है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा रिस्पेक्टिवली। सो रेडिकल की प्रोटेक्शन के लिए कौन सी शीथ होती है, कोलियोराइजा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा। प्लिम्यूल की प्रोटेक्शन के लिए कौन सी शीथ होती है, कोलियोप्टाइल। स्क्यूटिलम क्या होता है, शील्ड शेप लार्ज तरीके का कोटिलेडन होता है अराउंड एन एम्ब्रियो, ठीक है। एंडोस्पर्म होता है, व्हाट इज दैट लेयर जो डिफरेंशिएट करता है, एरियोलॉन लेयर। कौन से नेचर का होता है, प्रोटीनिशियस नेचर का होता है। तो क्या आपको डायग्राम के साथ साथ पैराग्राफ समझ में आया। क्वेश्चंस आते हैं भाई मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, डायग्रामेटिक क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि दिस इज एंडोस्पर्म, दिस इज स्क्यूटिलम, दिस इज एरियोलॉन लेयर, ये कोलियोप्टाइल, ये प्लिम्यूल, ये रेडिकल, ये कोलियोराइजा, एवरीथिंग शुड बी ऑन योर टिप्स। तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब ये समझते हैं कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, हम ऐसा तो कुछ प्लांट्स को हम प्रिजर्व करके रखते हैं लेकिन लिखने वक्त व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग एक तरीका होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि हमें पता है कि दो चीज़ को जोड़ना है, मुझे 5 और 2 को जोड़ना है, तो हमने एक साइन का रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि दिस रिप्रेजेंट कि हमें दोनों को प्लस करना है। व्हाट इफ मुझे दोनों में से सब्सट्रैक्ट करना है, तो उन्होंने हमने एक साइन दे दिया कि ये माइनस का साइन रिप्रेजेंट करेगा कि हमने एक नंबर को दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट किया है। सिमिलरली जब आप एक फ्रूट्स के अंदर एक फ्लावर को, एक प्लांट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है जो इस पैराग्राफ में कैसे कैसे रूल्स है उनको समझाया गया है, इंपॉर्टेंट है। कुछ टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट जो हम इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। क्या बोल रहा है देखिए, वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट। अभी तक हमने बहुत सारे उनके डिफरेंट वेरिएशन स्ट्रक्चर सभी को समझ लिया हमने, यानी कि फर्स्ट लाइन बोल रहा है कि हमने अभी तक ना बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को समझ लिया जो एक फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। द डिस्क्रिप्शन हैज टू बी ब्रीफ इन सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज। बट जब आप लिख रहे हो ना, हम किसी को भी समझाने के लिए इतने लंबे लंबे पैराग्राफ तो लिख नहीं सकते हैं, वो ब्रीफ होना चाहिए, एक सिंपल होना चाहिए, एक साइंटिफिक लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना चाहिए ताकि हमें समझ में आए ना कि उनके एक लाइन से, एक फॉर्मूला से, एक प्लस के साइड से हमें इतना कुछ पता चल गया कि हमें 2 नंबर को जोड़ना है। बोलने वक्त कितना लंबा सेंटेंस है लेकिन एक पर्टिकुलर साइन ने हमें रिप्रेजेंट कर दिया कि 2 डिफरेंट नंबर्स को हमें क्या करना है, जोड़ना है। सिमिलरली जब हम एक फ्लावरिंग प्लांट का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो क्यों ना हम एक ऐसा फॉर्मूला रिप्रेजेंट करें ताकि उससे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, एंड रिप्रेजेंट करना है इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। The plant is described beginning with a habitat, vegetative characters। क्या क्या डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कैसे, जैसे कि रूट्स हो गया हमारे पास, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, एंड देन फ्लोरल कैरेक्टर्स, इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर्स पार्ट। After describing various part of plant, a floral diagram and a floral formula are represented. A floral formula is represented by a symbol. In floral formula जैसे कि BR stands for bracted, हमने पार्ट 1 में ये सारी चीज़ें पढ़ ली है। तो समझ में इन्होंने अभी क्या बोला है कि हम इस पैराग्राफ में एक्चुअली में क्या समझने वाले हैं।
इट्स जस्ट एक फॉर्मूला को समझेंगे एंड उस फॉर्मूला से हमें एक प्लांट्स के बारे में सभी कुछ पता चल जाएगा। बट वो फॉर्मूला को समझने से पहले कुछ कुछ बेसिक टर्म्स जो फॉर्मूला में यूज होगा हम उसे समझेंगे। उसको समझने के लिए उन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म क्रिएट कर दिया है कि अगर हमें किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को ब्रैकेट बताना है तो हम BR से रिप्रेजेंट कर देंगे। कैलिक्स है उसके अंदर कि नहीं है रिप्रेजेंट करने के लिए K से रिप्रेजेंट करेंगे। कोरोला है कि नहीं है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए C से करेंगे। पेरियांथ है कि नहीं हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए P करेंगे। अगर आपको ये सब वर्ड समझ में नहीं आ रहा है प्लीज गो एंड वॉच लेक्चर नंबर 1। उसमें मैंने पेरियांथ क्या होता है, कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। अभी हम सिर्फ फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला को समझने वाले कि किस तरीके से लिखा जाता है, उसे समझते कैसे हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, एवरीथिंग। ये 2 क्या बता रहा है, ये 2+2 क्या बता रहा है, ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये C क्या है, ये K क्या है, ये C क्या है, ये A क्या है, ये G क्या है, ये G के नीचे ये लाइन क्या है, ये 2 को ब्रैकेट में, कोई कोई ब्रैकेट में, कोई कोई अनब्रैकेट है, वो सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी चीज़ें हम समझने वाले इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर। एक को A क्या रिप्रेजेंट करता है, एंड्रोशियम को, G लिखा है यानी कि गाइनोशियम को। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी हम समझते हैं ये जो भी लिखा हुआ पैराग्राफ में उसको अप्लाई करेंगे डायरेक्टली ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो जैसे हमने समझा कि K रिप्रेजेंट करता है कैलेक्स को, तो ऑफकोर्स इसमें K आया यानी कि ये जो फ्लावरिंग प्लांट है उनके पास कैलेक्स है। C रिप्रेजेंट करता है कोरोला को, इसका मतलब कोरोला भी होता है इसके अंदर। A रिप्रेजेंट करता है एंड्रोशियम के अंदर और G रिप्रेजेंट करता है गाइनोशियम के अंदर। सो ये फॉर्मूला देख के मुझे बहुत कुछ पता चल गया, क्या कि इनके पास चारों फ्लोरल अपेंडेजेस हैं। दूसरी बात ये बायसेक्सुअल है, इसके अंदर मेल भी है फीमेल भी है। इतना क्लियर हो गया। अभी G डैश मतलब G के नीचे डैश है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, G के नीचे डैश हो ना इसका मतलब सुपीरियर ओवरी है, ओवरी ऊपर है, और G अगर डैश और G उसके नीचे है इसका मतलब इंफीरियर ओवरी है। ये रिप्रेजेंट करता है फॉर मेल, ये रिप्रेजेंट करता है फॉर फीमेल, और ये रिप्रेजेंट करता है फॉर बाइसेक्सुअल। प्लस साइन रिप्रेजेंट करता है एक्टिनोमॉर्फिक के लिए, दिख रहा है आपको, ये प्लस साइन कर रहा है एक्टिनोमॉर्फिक। ये साइन रिप्रेजेंट करता है बाइसेक्सुअल, यानी कि इस फ्लावरिंग प्लांट के अंदर मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है। ठीक है, ये सब आपको ही लर्न करना है, देख रहे हो। ये परसेंटेज फॉर्म रिप्रेजेंट करता है जाइगोमॉर्फिक के लिए। Fusion is indicated by enclosing the figure within the bracket and addition by a line drawn above the symbol of a floral parts. A floral diagram provides information about the number of the parts of the flower, their arrangement, and the relation they have with one another. The position of the mother axis with respect to the flower is represented by the dot on the top of the floral diagram. यानी कि इसका mother axis क्या है, यानी कि दिस, ये आपको डॉट दिख रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स द मदर एक्सिस, यानी कि दिस इज द मिडल वाला पार्ट। उसमें हम लोग ने ना एक प्रॉपर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से हमने फ्लोरल डायग्राम का बोलते ना एक निर्माण किया है। क्लियर है। ब्रैकेट क्या बताता है, ब्रैकेट बताता है फ्यूजन का। मैंने देखा था ना कि गाइनोशियम भी फ्यूज होते हैं एक बंडल के फॉर्म में, एंड्रोशियम भी फ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमें दिया गया है उसमें बोला गया कि देखो एंड्रोशियम तो फ्यूज नहीं दिख रहा है लेकिन गाइनोशियम हमें फ्यूज दिख रहा है। गाइनोशियम हमें फ्यूज दिख रहा है, इसी की वजह से 2 के अंदर ब्रैकेट दिया है। तो दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स द फ्यूजन। नंबर रिप्रेजेंट करता है कि 2 दिया, यानी कि 2 हमारे पास कार्पल है, हमारे पास 2 कार्पल और दोनों क्या है फ्यूज्ड है। हमारे पास 2 एंड्रोशियम है, दोनों भी हमारे पास 2 गाइनोशियम है और दोनों भी क्या है फ्यूज्ड है। द कैलिक्स, कोरोलाइन, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर ड्रॉन इन अ सक्सेसिव वर्ड। तो देखो ऐसे ही होगा, पहले कैलेक्स होगा, फिर कोरोला होगा, फिर एंड्रोशियम होगा, गाइनोशियम होगा। इसका सीक्वेंस ऐसा ही होगा, कैलेक्स बीइंग द आउटर मोस्ट, gynoecium being in a center. The floral formula also show cohesion and adhesion within the part of the word and between the words. The floral diagram and floral formula in the figure 5.16 represents the mustard family called as Brassicaceae. तो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये मस्टर्ड प्लांट का दिया हुआ है, तो देख लो क्वेश्चंस आएंगे, पूछ लेंगे डायग्राम्स का। यहाँ पे इसके नीचे तो नहीं लिखा है कि मस्टर्ड प्लांट का नाम दिया हुआ, लेकिन हाँ हमें पैराग्राफ में दे दिया तो पूछ लेगा। मस्टर्ड अगर साइंटिफिक टर्म्स में किस फैमिली को बिलोंग करता है, दिस इज द ब्रासिकेसी। आपको फैमिलीज भी पता होनी चाहिए, ठीक है। ये मस्टर्ड प्लांट है, किस फैमिली को बिलोंग करता है, ब्रासिकेसी फैमिली को बिलोंग करता है।
वापस से एक समराइज कर लेते ताकि आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। तो हम क्या देख रहे हैं, कमिंग बैक टू टेक्निकल टर्म्स, कि जैसे हमने मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को एक डिफरेंट सिंबल रिप्रेजेंटेशन से बहुत कुछ समझ सकते हैं। सिमिलरली इसके अंदर हम ये जो चैप्टर पढ़े मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, इसमें फ्लावर्स के अंदर डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, अगर हम लिखने जाए ना तो एक प्लांट के बारे में लिखते लिखते हमें 2-3 पेज भरना ही पड़ जाएगा। तो क्यों ना हम इसे और शॉर्टर और क्रिस्प और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके हर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दें। किस तरीके से करते हैं, कैसे नहीं करते, सभी चीज़ों को हम समझेंगे। तो हमें फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, उसको ड्रॉ कैसे करते हैं, इसे समझने के लिए सबसे पहले इसके बेसिक समझना पड़ेगा कि भाई जैसे कि एग्जांपल्स में प्लस मतलब एडिशन होता है, ये समझना तो पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे हमें कुछ वर्ड दिया हुआ है कि किस तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहला नंबर 1 कि सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। कैसा सीक्वेंस है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, यही सीक्वेंस होगा, आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट। प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है, परसेंटेज साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लस रिप्रेजेंट करता है एक्टिनोमॉर्फिक, हमने पढ़ा था। अगर आपको ये वर्ड्स क्लियर नहीं है, गो एंड जस्ट वॉच लेक्चर नंबर 1। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, सभी कुछ क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम सिर्फ समझेंगे कि फ्लोरल फॉर्मूलाज एंड उसके डायग्राम्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है, बाइसेक्सुअल कैसे बोलते हैं, व्हाट इज बाइसेक्सुअल, जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट्स में, तो पॉलिनेशन के लिए ईजी होता है। के रिप्रेजेंट करता है, ब्रैक्ट के लिए लिखना पड़ता है BR, के स्टैंड करता है कैलिक्स के लिए, C स्टैंड्स फॉर करता है कोरोला के लिए, A स्टैंड्स करता है एंड्रोशियम के लिए, G स्टैंड्स फॉर गाइनोशियम। और हमने ये भी देखा कि नेक्स्ट वाले पार्ट्स के अंदर कि हमने जो ऊपर एग्जाम्पल देखा वो किसका एग्जाम्पल है, ब्रेसिकेसी का एग्जाम्पल है, मस्टर्ड प्लांट का। इतना क्लियर है। अभी ना हमें 2 एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, 2 फैमिली का एग्जाम्पल दिया हुआ है, फैमिली 2 फैमिली का। कौन सी फैमिली का एग्जाम्पल क्यों दिया हुआ है, हमने इतना कुछ पढ़ा, एप्लीकेशन तो होना चाहिए ना, उसमें पहले रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है, रिटन फॉर्म में उन्होंने मस्त 5-6 पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, और बाद में ना एक छोटा सा फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर लिया है। और एस्टोनिशिंगली ये पैराग्राफ खत्म होते ही सोलानेसी का आपको लगे कि भाई ये जो हमने 4 पैराग्राफ के अंदर पढ़ा है उनको तो हम एक लाइन के अंदर भी समझ सकते थे। उसी का रिप्रेजेंटेशन, उसी का एग्जाम्पल समझाने के लिए हमें 2 दिया हुआ है। फर्स्ट वन इज सोलानेसी एंड द सेकेंड वन, ओके सॉरी, तो ये जो एनसीईआरटी है उसमें आपको एक ही दिया हुआ है, तो फॉर श्योर कि दिस इज द न्यू एनसीईआरटी। पुरानी वाली एनसीईआरटी में 3 दिया हुआ था तो वो ठीक है, बट अभी न्यू है तो आपको फॉलो न्यू करना है, तो इसमें एक ही दिया हुआ है विच इज सोलानेसी, तो हम वो समझेंगे। तो सोलानेसी एक फैमिली है जिसको हम पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। सो इट्स अ लार्ज फैमिली है, इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, पोटैटो फैमिली। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स। देखो इसके अंदर ना समझने वाली कोई चीज़ें नहीं, सारी लर्न करने वाली चीज़ें हैं। क्यों दिया हुआ है, आपको एक रियलाइजेशन करवाने के लिए कि जो आपने ऊपर पैराग्राफ पढ़ा ना कुछ वेस्ट नहीं है, वेस्ट कुछ नहीं है, आपको एक शॉक देने के लिए कि भाई इतना लंबा पैराग्राफ हम एक सिंगल लाइन में एक फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर भी समझ सकते थे, उसी के लिए बस एक एग्जांपल दिया हुआ है। समझने लायक इसमें कुछ नहीं, सारा लर्न करने लायक है, ठीक है। तो सोलानेसी क्या होती है, पोटैटो फैमिली होती है, जो कहाँ पे पाई जाती है, ट्रॉपिक्स में, सब ट्रॉपिक्स में और इवन टेम्परेट जोन्स में पाई जाती है। ये सब डिफरेंट जोन्स हैं। अगर आपने 10 तक ज्योग्राफी पढ़ी है तो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स दिखते कैसे हैं, तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना बेसिकली हर्ब्स, श्रब्स और रियली स्मॉल ट्रीज होते हैं। तो जितने भी प्लांट्स सोलानेसी में पाए जाते हैं ना वो उनका हाइट कैसे वेरी करता है, वो दिखने में कैसे वेरी करते हैं, वो बेसिकली हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में ट्रीज में होते हैं। उनकी जो स्टेम होती है बेसिकली हर्बेशियस होती है, बहुत ही कम वुडी, मतलब बहुत ही नरम सी होती है, वुडी बिल्कुल भी नहीं होती है। एरियल होती है, इरेक्ट होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच होती है, सॉलिड होती है, हॉलो होती है, हैरी होती है, ग्लैब्रस होती है। अंडरग्राउंड स्टेम्स इन पोटैटो देखा जाए तो ये जितने भी कैरेक्टर्स बताए ना कि वो एरियल होता है यानी ऊपर होता है, मतलब अपवर्ड ग्रो करता है, इरेक्ट होता है, सिलेंड्रिकल इन नेचर, उनकी जो स्टेम होती है सिलेंड्रिकल इन नेचर होता है। स्टेम के अंदर ब्रांचेस भी पाए जाते हैं, कभी कभार पूरा सॉलिड होता है, कभी कभार कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर हॉलो भी होता है, हेयरी भी होता है, किसी किसी के स्टेम्स के अंदर देखना जैसे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है, जिसको हम ग्लैब्रस भी बोलते हैं।
लेकिन इसका एक अगेन एक एक्सेप्शन है, पोटैटो। आपको पता है ना पोटैटो अंडरग्राउंड ग्रो करता है, इट्स एन अंडरग्राउंड स्टेम। क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमें, आपको पता अभी तक बच्चों को लगता है कि पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड रूट, बट माय डियर्स पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टेम जिसको सोलैनम ट्यूबरोसम बोलते हैं। तो देख लो अगेन बायो इज नॉट डिफिकल्ट, क्यों नहीं, पोटैटो है, उसको जोग्राफिकल नहीं बायोलॉजिकल टर्म में सोलैनम ट्यूबरोसम बोल दिया, दैट्स इट। नाम कितना डिफिकल्ट है बट कुछ नहीं है, पोटैटो को ये एक साइंटिफिक टर्म दे दिया गया ताकि हार्ड लगे, ठीक है। आपको ये सारी चीजें, ऑल्टरनेट लीफ का ऑल्टरनेट क्या होता है, रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड क्या होता है, एक्सट्यूपुलेट क्या होता है, वेनिएशन रेटिकुलेट क्या होता है, ये सारी चीज समझ नहीं आ रही है ना, गो एंड वॉच लेक्चर नंबर 1, ये सारी चीजें वहीं से समझ में आएंगी। तो लीफ का वेरिएशन कैसे होता है, वो ऑल्टरनेट भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, हाँ बहुत कम मात्रा में पिन्नेटली कंपाउंड पाया जाता है, एक्सट्यूपुलेट होता है, और इसकी जो वेनिएशन होती है वो रेटिकुलेट इन नेचर होती है। दूसरी बात, लोग एग्जाम्पल्स तो लर्न कर लेते लेकिन वो एग्जाम्पल ये नहीं लर्न कर पाते कि सोलैनम नाइग्रम मोकोई भी सोलेनेसी के अंदर ही आता है, तो लोग इसका भूल जाते हैं। तो मोकोई प्लांट भी क्या होता है, सोलैनम ट्यूबरोसम, जो पोटैटो फैमिलीज होती है ना, सोलैनम ट्यूबरोसम। अभी आप जब भी ना पोटैटो बोलोगे, डोंट स्टॉप सेइंग पोटैटो, स्टार्ट सेइंग सोलैनम ट्यूबरोसम, ताकि आपकी हैबिट होगी और आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा याद करने के लिए। तो ये सोलेनेसी फैमिली है, उसके अंदर ही क्या आता है, सोलैनम नाइग्रम मोकोई का आती है। क्या फर्स्ट वन क्या दिया हुआ है, नाम पूछ लेगा, इट्स अ फ्लावरिंग ट्विग्स दिया हुआ है। बी क्या बताया हुआ है, फ्लावर्स। सी क्या बताया है, सेक्शन ऑफ लेटरल सेक्शन ऑफ फ्लावर्स। डी क्या बताया है, स्टेमन। ई क्या बताया हुआ है, कार्पल। एंड एफ क्या बताया, फ्लोरल डायग्राम। कुछ नहीं, बस याद करना है, दिस वन इज जस्ट टू लर्न, दैट्स इट। अब समझते हैं कुछ कुछ फ्लोरल कैरेक्टर्स कि व्हाट आर द फ्लोरल कैरेक्टर्स, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस सॉलिटरी अकेला होता है, एक्सिलरी होता है, साइमोस इन नेचर होता है, साइमोस ज्यादातर किस में होता है, सोलैनम में होता है। फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। कैलेक्स सेपल्स 5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन होता है। कोरोला क्या होता है, इनके पास 5 पेटल्स होते हैं, यूनाइटेड होते हैं और वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। एंड्रोशियम के अंदर स्टेमन भी 5 इन नंबर होते हैं, एपिपेटैलस होता है। गाइनोशियम बाइकार्पुलरी होता है, ऑब्लिगेट होता है, प्लेस्ड। सिनकार्पस होता है, ओवीरियर सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर होती है, बाइलोक्यूलर होता है, प्लेसेंटा स्वॉलन होता है विद मैनी ओव्यूल्स और एक्साइल। फ्रूट कैसा होता है, बेरी टाइप और कैप्सूल टाइप। सीड क्या होती है, कैसे होती है, बहुत सारी सीड होती है और एंडोस्पर्मिक सीड होती है। इतना कुछ आपने समझा, देखो कितना कंफ्यूजिंग है। ये पूरे चीज को समराइज हम इसमें कर सकते हैं, बताती हूँ कैसे। पहले ये समझते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है। मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर द सोर्स ऑफ फूड। ऑफकोर्स बहुत सारी जो इस पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करती है, फूड का जरिया होती है, जैसे कि टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, जैसे ब्रिंजल हो गया, पोटैटो हो गया, चिलीज भी इसी में आती है, ठीक है। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स चिली को देखते हुए उनको एक्सेप्टेंस ही नहीं होती कि भाई ये पोटैटो फैमिली के अंदर आती है। चिली, स्पाइसेस, मेडिसिन लाइक बेलाडोना, अश्वगंधा, दिस ऑल बिलोंग्स टू सोलानेसी। फिग्यूमेट्री जैसे कि टबैको, मतलब ऐसे टबैको टाइप्स, ऑर्नामेंटल प्यूटेनिया, ये सब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स है कि सोलानेसी का कौन सा एग्जाम्पल्स है। अभी हमने इतना कुछ पढ़ा, ठीक है। पूरा चीज समराइज करने के लिए एक छोटा सा डायग्राम, क्या क्या पता चलता है। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, दे दिया। बाइसेक्सुअल है, दे दिया। कैलेक्स है, 5 है, दिखा है ना नंबर 5। ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है, फ्यूज्ड है। यूनाइटेड है, परसिस्टेंट है, फ्यूज्ड है। वेलवेट एस्टिवेशन शो करता है। आप देख रहे ये दोनों जॉइंट है, क्या जॉइंट है, हमारे पास कैलेक्स और एंड्रोशियम जॉइंट है। एपिपेटैलस कंडीशन देखने को मिला आपको, एपिपेटैलस कंडीशन। ये भी 5 ही नंबर है। लेट मी रब दिस ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे, ओके। कैलेक्स इसमें भी 5 वो फ्यूज्ड है। ये कैलेक्स, ये कोरोला, ये सॉरी कोरोला जो 5 है यूनाइटेड है, ये भी वेलवेट एस्टिवेशन शो कर रहा है।
एंड्रोशियम 5 है, फ्री है, लेकिन एपिपेटाइलस से कोरोला से जुड़ा हुआ है। गाइनोशियम सुपीरियर ओवरी है, ये भी 2 है। सिनकार्पस है, बाइकैपिलरी है, 2 है। ऑब्लिगेट प्लेस है, सिनकार्पस है, ओविरियस जो ओवरी है वो सुपीरियर है। जो फ्रूट है वो बेरी या कैप्सूल शेप में हो सकता है। सीड्स बहुत ज़्यादा हैं और एंडोस्पर्मिक है। सीड बहुत ज़्यादा है, कैसे पता चलेगा भाई? फ्लोरल डायग्राम से। गाइनोशियम में 2 है, तो ऑफकोर्स एक से ज़्यादा ही होगा तो मैन ही होगा ना, एक से ज़्यादा होगा तो मैन ही होगा। एंडोस्पर्मिक। तो आपने देखा किस तरीके से इतने सारे पॉइंट्स में नंबर 1, नंबर 2, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, फ्रूट, सीड्स, इतने लंबे पॉइंट्स को जो ऊपर हमने और भी पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उन सभी को हमने एक फ्लोरल फॉर्मूला से समझ लिया। कैन यू इमेजिन? दिस इज द मैजिक ऑफ फ्लोरल फॉर्मूला। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? एग्जाम्पल्स याद करना पड़ेगा। सो देखो, सबसे बेकार वाला पार्ट यही है, लोगों को गुस्सा इसी में आता है। एंड फॉर्चुनेटली आपकी मोस्टली चीज़ें डिलीट हो गई है। पहले तो 3 थे, वो तो पढ़ना और भी ज़्यादा हेक्टिक था। अभी सोलेनेसी है फिलहाल के लिए। मेक श्योर दैट यू फॉलो न्यू एनसीईआरटी और ये समझे आप, ठीक है? इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैं कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकती, आपको लर्न करना ही पड़ेगा। बहुत ही ईजी, आप 2-3 बार पढ़ेंगे, एवरीथिंग शुड बी ऑन योर टिप्स, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नेचुरली हो जाएगा। तो क्या करना है, जब तक मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट ये चल रहा है, जब तक पढ़ रहे हो, मेक श्योर दैट दिस मंथ, ये पूरा मंथ आप मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट के लिए डेडिकेट करो, ओनली फॉर 10 मिनट्स एवरी सिंगल डे। रिवाइज रिवाइज रिवाइज, ईजी हो जाएगा, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट टाइम सबको लगता है डिफिकल्ट, डू नॉट वरी, राइट? ठीक है, याद करिए, इजी है। जो जो एस्टॉनिशिंग चीज़ें हैं उनको बार बार पढ़िए। ये चिली जो है वो सोलेनेसिया फैमिली के लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता है, एंड दे ऑफन मेक मिस्टेक्स, बट आपको एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट खत्म होता है। आई हैव नोट्स, मैंने नोट्स बनाया था इसके लिए, पूरा चैप्टर मैंने समराइज करके विद एवरी एग्जाम्पल रिटन मैंने एक पेज में कन्वर्ट किया इसे। इफ़ यू वांट दैट, डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे मुझे शेयर कर दूँगी, एंड डू मैसेज मी कि भाई मुझे चाहिए। आई एम गोइंग टू जस्ट सेंड यू दैट PDF। बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे बहुत ही हेल्पफुल हुआ ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, उसके कुछ दिन पहले, टेस्ट के पहले पढ़ने के लिए, बिकॉज यू कांट सिट एंड रिवाइज द एंटायर चैप्टर। हर एक लाइन आप नहीं पढ़ सकते हो, और हर एक लाइन इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इंपॉर्टेंट है, बट प्रेफरेबल क्या आप खुद से बना के देखिए। बट हाँ, फॉर रेफरेंस अगर आपको चाहिए, आई एम गोइंग टू गिव यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट, डू आस्क मी। डाउट वाले चैप्टर तो है नहीं, याद करना है। समझने वाला कोई चैप्टर था नहीं, याद करना है। मेक श्योर यू मेक इट, और मुझे ज़रूर बताना इफ़ यू हैव एनी डाउट। मीट यू the next chapter with an amazing video lecture, ठीक है? तो मिलते हैं। डू लेट मी नो कैसा लगा आपको चैप्टर, और पढ़ते रहिए, एंड मेक श्योर दैट यू लर्न करना, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी वॉलेटाइल चैप्टर, लोग भूल जाते हैं। सो डू लर्न एवरी डे।